सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, ऐसे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। ये अच्छी पहल शुरू की है भारत और फेसबुक का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। संबित जी, आज देश के 130 करोड़ लोगों को गर्व है कि इस देश ने पूरे विश्व में एक नया मॉडल कोरोना वायरस की लड़ाई लड़ने का। मैं समझता हूं प्रधान मोदी जी की उन्होंने बहुत लिया कि आगे चल के कोरोना वायरस भयानक महामारी बन जाएगी और बहुत ज्यादा तकलीफ पूरे विश्व में आने जा रही। मैं समझता हूं भारत ही एक ऐसा देश होगा जिसमें मात्र 500 केस थे और बीमारी की बस शुरुआत ही हुई थी और प्रधानमंत्री जी के ध्यान में आया कि हमने इसकी चेन को पनपने नहीं देना है। ये जो बीमारी एक से दूसरे को लगती है, इसको रोकना है और रोकने का सबसे एकमात्र अच्छा तरीका देश को, हर एक व्यक्ति को साथ में लेके सबने अपने अपने स्थान पे रुकना है, सबने अपनी अपनी जगह पे रहना है और कुछ समय के लिए शायद आर्थिक गतिविधियों में हमें नुकसान होगा, लेकिन हमारे देशवासियों का जीवन ज्यादा सुरक्षित रहे, जीवन ज्यादा प्राथमिकता रखता है। ये इनकी दिल की तमन्ना को उजागर करते हुए पहले तो 22 मार्च को जब सभी ने जनता कर्फ्यू किया, सफल कर्फ्यू था, स्वेच्छा से लोगों ने कर्फ्यू किया और उसी दिन ये आवाज उठी कि शायद देश हित में होगा कि इसको आगे बढ़ाया जाए। उस समय में देश की स्वास्थ्य की सेवाओं को और मजबूत बनाया जाए। देश में उस समय सिर्फ 1000 टेस्ट करने की क्षमता थी पूरे देश में, ऐसी तो कभी समस्या सामने आई नहीं थी। उसको बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हुई। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मास्क, सैनिटाइजर्स, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सप्लाई, हमारे रेलवे, हमारे और मजबूत करना, डॉक्टर्स और नर्सेस की कोविड की बीमारी से लड़ने की तैयारी, अस्पतालों में क्वारंटाइन सेंटर, बाहर क्वारंटाइन सेंटर, ये कितना विशाल मुहिम रही है कि मैं समझता हूं शायद ही किसी मित्र ने अभी तक इस बात को पूरा समझ पाए हैं कि 130 करोड़ लोगों का इतना विशाल देश कैसे मिलके एक साथ इस पूरे लगभग 2 महीने की मुहिम में सफलतापूर्वक निकला है। आज हमारा डबलिंग रेट देख लो, नंबर ऑफ डेथ्स देख लो, कितने लोगों ने अपनी जान का बलिदान दिया इस बीमारी को, पर लैक ऑफ पीपल और पर करोड़ पीपल। आप देख लो कि किस स्पीड से ये बीमारी भारत में बढ़ रही है। हर मापदंड पे भारत उज्जवल स्थापित हुआ है, उज्जवल अंकों से निकला है। मैं आज ही देख रहा था कि लगभग 50 लाख लोग विश्व भर में अफेक्ट हो गए, लेकिन भारत में अभी भी वो लगभग 1 लाख के करीब, यानी 2%, जबकि हमारी जनसंख्या विश्व की 17% है और उसमें भी जो प्रगतिशील देश है वो ज्यादा तकलीफ में आए और भारत जिसमें साधनों की कमी थी, तकलीफें थी, हमने इसको अच्छे तरीके से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व इस पूरे मामले को संभालने में एक अच्छी सफलता पाई है, एक अच्छे विश्व के सामने मॉडल रखा। भारतीय रेल ने भी उसमें योगदान दिया। भारतीय रेल लगभग 23 तारीख से ही बंद है जब जनता कर्फ्यू हुई थी और थ्रू आउट दिस पीरियड, जब तक हमने पहले कुछ 15 स्पेशल ट्रेनें पेयर्स शुरू किए थे, 30 ट्रेन, फिर अगली श्रमिक स्पेशल ट्रेन की शुरुआत 1 मई से हुई, श्रमिक दिवस से। अब 1 जून से 200 और ट्रेन शुरू होने जा रही है। एक ग्रेडेड तरीके से हमने
चाहे वो अलग अलग प्रकार की वस्तु जो हमने पार्सल ट्रेन सर्विस शुरू की उससे जाती हो। इस प्रकार से इस पूरे लॉकडाउन के दरमियान भारतीय रेल प्रतिबद्ध रही है कि देश में किधर भी अनाज की कमी ना हो, खाद की कमी ना हो, कोयले की कमी ना हो। क्योंकि संबित जी आप भी समझेंगे, अगर कोयला नहीं पहुंचता हर बिजली के इस कठिन समय में, अगर बिजली नहीं रहती देश में तो बिजली भी जाती, 2 दिन बाद पानी भी खत्म हो जाता, पानी के पंपिंग स्टेशन नहीं चल पाते और ये समस्या कितनी गंभीर हो सकती। तो मैं समझता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस समझदारी से पूरा ये समय देश को नेतृत्व दिया, जो उनका विजन था कि देश इस महामारी से सफलतापूर्वक निकले, इसका एक बहुत अच्छा प्रतिसाद पूरे देश में आज सबने देखा, अनुभव किया और उसका आशीर्वाद मुझे पूरा विश्वास है देश के 130 करोड़ लोग 100% प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टा को दे। पीयूष जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विस्तार से और बहुत डिटेल से इस प्रकार से सप्लाई चेन को रेलवेज ने इस दौरान ये 2 महीने में मेंटेन रखा, आपने समझाया। और खास करके मैं कहना चाहूंगा जो आपने फूड ग्रेन के बारे में कहा कि किस प्रकार खाद्यान्न देश के भिन्न भिन्न भागों में पहुंचाया गया, और कोयला, ये बात हम आज तक समझ जानते नहीं थे। ये थैंक यू, आपने हमें ये बताया कि कोयला भी पहुंचाया गया, जिससे कि आज जो बिजली है और जो पानी हमारे घर तक पहुंचा वो मुहैया एक तरह से रेलवे ने कराया है। दूसरी बात है, मैं तो एक बहुत पॉजिटिव न्यूज भी पढ़ रहा था, मुझे याद है 24 अप्रैल के आसपास, क्योंकि मैं उड़ीसा का हूं। वहां एक ऑटिस्टिक चाइल्ड के लिए, भुवनेश्वर में एक ऑटिस्टिक चाइल्ड था, उसको कैमल मिल्क की आवश्यकता थी, और कैसे इंडियन रेलवे भी राजस्थान से कैमल मिल्क उड़ीसा के भुवनेश्वर तक 2 दिन में पहुंचाया। ये जो संवेदनशीलता आप लोगों ने दिखाया है, ये वाकई बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, चूंकि मैं डॉक्टर भी हूं और मैंने बहुत इंडियन रेलवेज का जो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आइसोलेशन वार्ड्स, जो आप लोग कोचेस को कन्वर्ट करके बना रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही एक रोचक प्रश्न बनता है, और बहुत ही मुझे लगता है सब लोगों की जानने की इच्छा है कि आप कैसे बना रहे हैं। प्लीज इस पे भी कुछ बताइए कि आइसोलेशन वार्ड कैसे बना रहे हैं। वास्तव में ये कल्पना भी, एक दिन मैं सुबह सुबह घर पे था, तब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का फोन आया और उन्होंने ये कल्पना सामने रखी कि क्या रेलवे के डब्बे जरूरत पड़ने पे क्वारंटाइन वार्ड, आइसोलेशन वार्ड बन सकते हैं। और ईमानदारी से हमने तो कभी सोचा भी नहीं था इस दिशा में कि रेलवे के डब्बे भी इस कोविड की लड़ाई में कोई मेडिकल भूमिका अदा कर पाएंगे। और उसके बाद फिर हम तुरंत अपने अधिकारी, फिर अपने मेडिकल टीम्स, रेलवे के पास एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य सेवा की भी एक बड़ी मेडिकल सेटअप है देश भर में, उनके साथ चर्चा करना, जो आईसीएमआर है और हेल्थ मिनिस्ट्री है, माननीय हर्षवर्धन जी के विभाग के साथ चर्चा करना, और अंत में एक डॉक्टर विनोद पॉल जो नीति आयोग के मेंबर है, इन सब से सलाह मशुरा करके डिजाइन बना के क्या क्या परिवर्तन करना पड़ेगा, कैसे आइसोलेशन वार्ड में सैनिटाइजेशन होगी, कैसे लोगों को रखा जाएगा, नर्सेस स्टेशन कहाँ होगा, डॉक्टर कहाँ रहेंगे, पानी कहाँ से आएगा, बिजली की व्यवस्था कैसे होगी, दवाइयाँ कहाँ रहेंगी, टॉयलेट को कन्वर्ट करके बाथरूम में बनाया गया जिसमें जो लोग वहां रहेंगे वो स्नान कर सके। एक प्रकार से एक पूरा डिजाइन प्रोटोकॉल सहित तय हुआ। हमने 5000 ऐसे कोचेस तैयार किए जो पूरे हेल्थ के प्रोटोकॉल्स के हिसाब से बने थे। ये लॉकडाउन की कामयाबी का एक प्रतीक है कि अभी तक इन क्वारंटाइन कोचेस को हमें मेडिकल यूज के लिए नहीं लेना पड़ा है। ये अपने आप में इस पूरे मुहिम की सफलता भी बताती है कि कैसे देश ने इसको संभाल के भी रखा और साथ साथ में आगे के लिए तैयारी भी करी कि अगर आगे जरूरत पड़े तो ये हमारे पास उपलब्ध हो। मैं इस मौके पे प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ऐसे समय समय पे नए नए आइडियाज देके हम सबको इस महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया, हमें दिशा दिखाई। और साथ ही साथ मैं रेलवे के सभी कर्मचारियों को
हर एक ने अपना अपना योगदान दिया है, चाहे वो फ्रेट ट्रेन चलानी हो, चाहे श्रमिक स्पेशल चलानी हो, बड़े संवेदनशील तरीके से, बड़े अपने आप को सिस्टमैटिकली सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, हेल्थ प्रोटोकॉल सबको संभालते हुए इस पूरे 20 दिन में आज 2050 श्रमिक ट्रेनें लगभग 30 लाख हमारे प्रवासी मजदूरों को अपने अपने घरों तक पहुंचाने में सफल हुई है। उल्टे ये यात्रा भी एक काफी चुनौतीपूर्ण यात्रा रही। मुझे याद है 1 मई को 4 ट्रेनें चली थी जिसमें 5000 श्रमिक मजदूर, प्रवासी मजदूर अपने अपने घर गए थे। आज जब मैं कल की रिपोर्ट अपने सामने देखता हूं तो कल 20 तारीख को 279 ट्रेनें चली हैं जिसमें लगभग 5 लाख प्रवासी मजदूर हों, अपने युवा स्टूडेंट्स हों, विद्यार्थी हों, कोई फंसे हुए पर्यटक हों, ऐसे जो लोग अपने अपने घरों से बाहर थे उनको अपने घर पहुंचाने का काम। तो ये सफर 5000 से शुरू होकर 5 लाख लोगों तक अपने घर पहुंचाने की अपने आप में एक काफी चुनौतीपूर्ण भी रही, लेकिन इसमें रेलवे के हर व्यक्ति ने अपना अपना योगदान दिया। समय समय पे माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, सबकी हमें मदद मिलती रही। और मैं समझता हूँ साधारणतः चाहे वो मीडिया के मित्र हो, चाहे वो देश की जनता हो, सबने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया जिससे ये बहुत स्मूथली चल सके। बहुत धन्यवाद पीयूष जी। आपने जो रेलवे क्वारंटाइन कोचेस बनाने की बात कही है, ये जान के बड़ा आश्चर्य भी लगा और अच्छा भी लगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने इसके विषय में आपको फोन किया, इतना बड़ा इनोवेटिव आइडिया प्रधानमंत्री जी ने फ्लोट किया, ये इसके लिए प्रधानमंत्री वाकई बधाई के पात्र हैं और हम सब उनको बहुत बधाई देते हैं। दूसरी बात पीयूष जी, मेरे पास एक शेर व शायरी लिखा हुआ है ट्रेन के लिए। आज की परिस्थिति के ऊपर मैं आपको सुनाता हूँ। रेलगाड़ी सी तेरे शहर से गुजरूं, रेलगाड़ी सी तेरे शहर से गुजरूं, तू बंद फाटक पे इंतजार करे, 5-7 मिनट ही सही तू सब छोड़ मेरा दीदार करे। पीयूष जी, आज हर कोई चाहता है कि वो रेलवे का दीदार करे। हर जो माइग्रेंट लेबर हमारे भाई बहन हैं वो इंतजार करते हैं कि रेल किस प्रकार श्रमिक एक्सप्रेस के माध्यम से उनको हेल्प कर रही है, उनको घर पहुंचा रही है। अभी आपने आंकड़े भी रखे हैं, मैं जरा डिटेल में जानना चाहता हूं क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स के लोग आपको सुन रहे हैं अभी, कि इसमें स्टेट वाइज क्या डिस्टिंक्शन है, कौन से स्टेट कितने ट्रेन को वो अपने यहाँ आने दे रही है, कितने स्टेट्स अच्छा कर रही हैं, कौन स्टेट ठीक नहीं कर रही हैं, उनको प्रोत्साहित होना चाहिए, ये जरा आप देश की जनता को बताइए। संबित जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूर्ण रूप से इस पूरे मुहिम में अगर किसी राज्य ने और किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने सबसे ज्यादा हमारी सहायता भी की और इस श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स का लाभ लिया, तो वो बिना कोई हिचक के मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी। अब मैंने अभी बताया 257 ट्रेनें आज तक चली हैं, उसमें अकेले उत्तर प्रदेश में, सिर्फ उत्तर प्रदेश में 50% से अधिक ट्रेनें चली, यानी 1054 ट्रेनें, 1054 ट्रेन मात्र उत्तर प्रदेश के लिए देश के कोने कोने से गई। और देश के हर राज्य से, चाहे वो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, तेलंगाना हो, हर राज्य से उत्तर प्रदेश के लिए इतनी ट्रेनें निकली। और जो राज्यों ने हमें सहायता दी, जिन्होंने इसका लाभ लिया, उसमें बिहार ने लगभग 1/4 ट्रेनें बिहार ने ली, 562 ट्रेनें, मध्य प्रदेश ने 108 ट्रेनें ली हैं। तो एक प्रकार से अलग अलग स्टेट्स ने अपनी अपनी कोशिश करके हमें मदद करके ट्रेनें लेने का सिलसिला किया। इसके पीछे जाए तो उड़ीसा ने 63 ट्रेनें ली, लेकिन उड़ीसा में अब साइक्लोन चल रहा है, थोड़ी वहां पे 3-4 दिन से हमें कम ट्रेनें चलाने को मौका मिला है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि 23 तारीख के बाद
वो बड़े पैमाने पे ट्रेन्स लेंगे। तो ये होता है कि कुछ स्टेट्स ने तो जरा भी हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया। आपको याद होगा वो दृश्य बांद्रा स्टेशन पे कुछ दिन पहले, शायद 13 या 14 तारीख को, या 13 या 14 को था, या उसके भी पहले था, जो लोग इकट्ठे हो गए थे। अब वो सब पश्चिम बंगाल जाना चाह रहे थे और हमारे पास अनुमति नहीं मिलती थी पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के लोग देश भर में फैले हुए, मैं समझता हूँ 30-40 लाख लोग कम से कम अपने घर जाना चाहते हो, लेकिन आज तक पश्चिम बंगाल में हम मात्र 27 ट्रेनें चला पाए, ओनली 27। आपको याद होगा 8 या 9 तारीख तक तो मात्र 2 ट्रेनें गई थी, एक अजमेर शरीफ से, एक एर्नाकुलम से। हम रोज परमिशन के लिए अलग अलग राज्य उनसे अनुमति मांगते थे, मिलती नहीं थी। माननीय गृह मंत्री ने उनको पत्र लिखा, उसके बाद भी 8 ट्रेनों की सूची मिली, पर 4-5 दिन तक उसमें से भी सिर्फ 5 ट्रेनें ली गई। बाद में जब मैंने विषय को उजागर किया कि देश भर से लोग कंप्लेन कर रहे हैं, मेरे होम स्टेट महाराष्ट्र से बहुत सारे लोग आना चाह रहे थे पश्चिम बंगाल, वो लोग दिन रात मुझे फोन करते थे। तब पश्चिम बंगाल ने 104 ट्रेनों की सूची दी, जो उस दिन से लेके, यानी 14 या 15 मई से लेके 15 जून, यानी 30 दिन में मात्र 104 ट्रेनों की सूची। आप कल्पना लगाइए, अगर 1,70,000 लोग 30 दिन में आप भेजोगे, जबकि जाना चाहते हैं 30 लाख, तो हमारे प्रवासी मजदूर भाई बहन करेंगे क्या? स्वाभाविक रूप से परेशान हो। इसी प्रकार से झारखंड एक बड़ा राज्य है जिसके लोग देश भर में फैले हुए हैं, काम करने जाते हैं। मैंने पहले भी ये बात रखी थी, आज तक झारखंड में हम 96 ट्रेन दे पाए, 96। मैं समझता हूं और बहुत स्कोप है कि वहां पे बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसे अलग अलग राज्यों ने मुझे लगता है कि कम ज्यादा सपोर्ट किया। अब राजस्थान है, राजस्थान में मुंबई अकेले से कितने लोग जाना चाहते, लेकिन हमें परमिशन नहीं मिलती थी। राजस्थान में 35 ही ट्रेन जा पाए। तो अलग अलग राज्यों से मैं समझता हूं सहयोग भी मिला, कुछ राज्यों से नहीं भी मिला, पर मैं इसको राजनीति में ना डालते हुए सभी से अपेक्षा करूंगा कि जल्द से जल्द अब वो अपने लोगों को अपने घर आने दे, हमें ट्रेन चला के उनको पहुंचाने दे। जैसे मैंने बताया, हमने 5,000 से 5 लाख का सफर तय कर दिया है रोजाना जो प्रवासी जाते हैं श्रमिक ट्रेनों से। हम चाहते हैं और बढ़े। आज के लिए मैंने कहा है 300 से अधिक ट्रेनें चलें, कल 350 ट्रेनें चलें। हमारी तरफ से पूरी सहायता हर राज्य को हम दे रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें लें और ज्यादा से ज्यादा अपने प्रवासियों को अपने घर आने के लिए सहूलियत दें। मैं समझता हूं कि भेजने वाले राज्यों में भी कुछ राज्यों ने बहुत मेहनत की, बहुत पहल की। मैं गुजरात के मुख्यमंत्री विजय भाई रूपानी को धन्यवाद दूंगा। गुजरात अकेले से लगभग 636 ट्रेनें जा पाई, 636। वो फटाफट लिस्टें बनाते थे, फटाफट एप्लीकेशन करते थे, राज्यों से बात करते थे, चर्चा करते थे, परमिशन ले लेते थे। तो जो राज्य प्रोएक्टिव रहे, जिन्होंने प्रोएक्टिवली राज्यों के साथ संपर्क बना के परमिशन ली, वो अपने प्रवासी मजदूर को अपने घर शांतिपूर्ण, सुविधापूर्ण पहुंचा पाए। बहुत धन्यवाद पीयूष जी। आपने बड़े डिटेल से पूरे राज्यवार कितनी कितनी ट्रेन राज्यों ने मंगाया था वो डिटेल रखा है। मगर इसमें ये जो राज्यवार आपने भी डिटेल रखा है, इसमें बहुत चौंका देने वाले विषय सामने आए। कहाँ तो उत्तर प्रदेश में 1054 ट्रेन उत्तर प्रदेश ने अपने लोगों के लिए भिन्न भिन्न राज्यों से मंगाए। वहीं वेस्ट बंगाल में जिस प्रकार से मात्र 27 ट्रेन दिख रहे हैं, ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करता है। हम भी राजनीति नहीं करना चाहते हैं और आज तो खैर मैं राजनीतिक रोल में हूं भी नहीं, मगर मैं ये कहना चाहूंगा जरूर, इस इंटरव्यू के माध्यम से बहुत सारी सच सामने आई है
चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार की सरकार हो, गुजरात की सरकार हो, ये सब धन्यवाद के भागी हैं। इन्होंने अपने अपने मजदूरों की बहुत चिंता की है। दूसरी बात है पीयूष जी, जैसा कि अभी मालूम पड़ा है, हम आपके ट्विटर हैंडल को भी फॉलो कर रहे थे और रेलवे मंत्रालय ने भी कहा है कि जून 1 तारीख से शायद 200 नॉन एसी ट्रेन चालू होंगी। आप जरा उसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे तो बहुत सारे लोग जो पलक पावड़े बिछा करके इंतजार कर रहे हैं अपने घर जाने के लिए, उनके लिए सहूलियत होगी। आदरणीय पीयूष जी। धन्यवाद संबित जी। मैं समझता हूँ समय आ गया देश को सामान्य स्थिति की ओर लेके जाने का। इस दिशा में हमने पहले राजधानी शुरू की थी और 1 जून से अब लगभग 200 ट्रेनें जो देश के भिन्न भिन्न राज्यों से अलग अलग जगह, तो एक प्रकार से क्रॉस कंट्री 200 नॉन एसी ट्रेन की सूची कल जारी कर दी गई है। उसकी बुकिंग आज सुबह 10 बजे से प्रोग्रेसिवली बढ़ाते जा रहे हैं। अब लगभग 75 ट्रेनों की बुकिंग शुरू हो गई है और ट्रेनें जोड़ते जाएंगे। जो नॉर्थ की तरफ जाती है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और वहां से गुजरते हुए आगे नॉर्थ ईस्ट में जाती है, उन ट्रेनों की बुकिंग हमने शुरू नहीं की है क्योंकि हम चाहते हैं कि वहां थोड़ी स्थिति सामान्य हो जाए, वहां के लोगों को इंटरनेट की सुविधा रिस्टोर हो जाए, उसके बाद वहां की बुकिंग शुरू करेंगे। साथ ही साथ अभी तो ये ऑनलाइन बुकिंग शुरू की है। अगले चरण में जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं देश भर में अलग अलग जगह पे, लगभग 1,70,000 कॉमन सर्विस सेंटर्स रेलवे की बुकिंग करते हैं। कल तक हम उन सब में भी बुकिंग शुरू कर देंगे। एक सेवा के रूप में वो बुकिंग करेंगे अपने यात्रियों की, और एक 2-3 दिन बाद जो काउंटर्स हैं अलग अलग स्टेशन, मेन स्टेशन पे काउंटर्स भी शुरू करेंगे। उसको हम जांच रहे हैं कि कहीं स्थिति स्टेशनों पे बिगड़े ना, कोई भीड़ ना इकट्ठी हो जाए। उसके लिए उसका प्रोटोकॉल बना के और किन किन स्टेशनों में ये काउंटर बुकिंग की सुविधा दे सकते हैं, ये अभी स्टडी हो रहा है पूरे विभाग में। तो प्रोग्रेसिवली ऐसे करके टिकट्स सबको सुविधा पूर्वक मिलने लगेगी। आपको जान के खुशी होगी कि अब तो शायद 2 घंटे भी नहीं हुए हैं और 2 से ढाई घंटे में लगभग 4 लाख से 5 लाख पैसेंजर टिकट्स बुक हो चुकी है। 4 से 5 लाख पैसेंजर्स ने अपने टिकट खरीद भी लिए। कई लोग घर जाना चाहते हैं और आपको जान के आनंद होगा, कई लोग वापस काम करने अपने अपने स्थान जाना चाहते। तो अब रिवर्स बुकिंग भी शुरू हो गई है। श्रमिक स्पेशल तो सिर्फ प्रवासी मजदूरों को घर ले जाती है। इन ट्रेनों के माध्यम से मेरा आप फेसबुक के माध्यम से देश भर में और मीडिया के मित्रों के माध्यम से देश भर में ये बात जाए कि अब ट्रेनें वापस की भी बुकिंग शुरू हो गई है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, दिल्ली, सभी जगह से जो लोग अपने अपने काम के स्थान पे जाना चाहें, वो रेगुलर ट्रेन में बुकिंग करके अपने काम पे फिर लौट सकते हैं। आर्थिक गतिविधियां फिर से शुरू हो जाएंगी और आगे चल के कुछ ही दिनों में हम और ट्रेन शेड्यूल जल्द से जल्द अनाउंस करते रहेंगे और ट्रेन की सुविधा बढ़ाते रहेंगे। साथ ही साथ रेलवे स्टेशन पे सब दुकानों को भी अनुमति दे दी है शुरू करने के लिए। रेस्टोरेंट नहीं शुरू होंगे, वहां पे टेक अवे अलाउड होगा हेल्थ प्रोटोकॉल के हिसाब से, लेकिन बाकी सभी दुकानें शुरू करने का आदेश दे दिया। पीयूष जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े विस्तार के साथ जून 1 तारीख से जो ट्रेन शुरू होने वाली है उसके विषय में बताया, और ये जो खुशखबरी आपने दी है कि केवल वन वे ट्रैफिक नहीं है, केवल लोग अपने घर जाना चाहते हैं, श्रमिक अपने घर जाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है, लोग अब वापस भी आना चाहते हैं ताकि दे कैन पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, काम करना चाहते हैं फिर से। ये अपने आप में एक बहुत खुशखबरी है, और खास करके जब रेल मंत्री ये कहते हैं तो देश में इसका एक पूरा मैसेज भी जाता है। मैं ठहरी स्टेशन और वो ट्रेन हो गया है, मैं यही हूँ और वो गंतव्य घूम आया है। जो लोग घर नहीं जा पाए होंगे उनको ऐसे ही लग रहा होगा कि मैं नहीं गया मगर मेरा साथी घूम के आ गया है, कहीं ना कहीं मिट्टी की खुशबू लेके आएगा। पीयूष जी, आपने ट्रेन के बारे में कहा, एक छोटा सा विषय इसमें यह है कि कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि हमने पहले से टिकट बनाया हुआ था, उसका रिफंड कैसे आएगा। जो मुझे जानकारी मिली है, जिन लोगों ने ऑनलाइन टिकट किया था शायद वो रिफंड आ गया है,
मगर काउंटर से जिन लोगों ने टिकट बनाया था उनका रिफंड कब और कैसे होगा? अगर आप इस पे कुछ बताएं तो बहुत गरीब लोगों की मदद होगी। जरूर संबित जी, हमारे काउंटर्स हमें बंद करने पड़े थे लॉकडाउन की स्थिति में। जैसा मैंने अभी बताया कि वो काउंटर्स भी हम कोशिश कर रहे हैं 2-3 दिन में शुरू करने के लिए। अधिकांश जगहों पे शुरू हो जाएंगे। जिसके भी टिकट काउंटर बुकिंग हुई थी वो अपने काउंटर पे जाके टिकट का पूरा 100% रिफंड ले सके। थैंक यू पीयूष जी, आपने इसका भी जवाब दिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था और उसका उत्तर आप क्लैरिटी के साथ आया है। पीयूष जी, चूंकि आप रेल मंत्री के साथ साथ वाणिज्य मंत्री भी हैं, तो स्वाभाविक है ये पूरा विषय कॉमर्स से भी रिलेटेड है। किस प्रकार से भारत को आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के विषय में प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ के एक पैकेज का अनाउंसमेंट भी किया है। हम सब ने उस विषय में देखा है। मेरा पहला प्रश्न उस विषय में रहेगा कि व्हाट हैज बीन द इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन द इंडियन इंडस्ट्रीज। आपको क्या लगता है भारत के उद्योग के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहा है कोविड का? आदरणीय पीयूष जी। मैं इसका जवाब तो उसके पहले संबित जी आपके माध्यम से एक बात सबके समक्ष है कि पिछले 6 महीने से हमने एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई है कि कोई भी टाउट, कोई भी दलाल इलीगल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके टिकट खरीदता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। और कोई भी अगर ब्लैक मार्केट करता है, टिकट ब्लॉक में बुक करके या फेक आईडी यूज करके अगर टिकट बुक करता है, उसके ऊपर तो कार्रवाई होती है, पर जो पैसेंजर है उसके ऊपर भी कार्रवाई होती है। पैसेंजर का भी टिकट कैंसिल हो जाता है, कार्रवाई होती है। तो मेरा हाथ जोड़ के सबसे विनम्र अनुरोध है कि कोई भी टाउट, कोई भी दलाल आपके पास आए कि हम आपका टिकट कंफर्म करा देंगे या हम आपको टिकट कंफर्म बुक करके दे देंगे, या कोई और नाम से टिकट लेके आपको बेचने की कोशिश करे, या आपको कहे कि आप मेरे पास आओ तो मैं अपना सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके धनाधन आपके टिकट बुक कर दूंगा, तो मेहरबानी और मुझे एक्स्ट्रा पैसे दीजिए, तो आपसे इस झांसे में ना आए। हमारी बहुत कड़ी निगरानी चल रही है। हम ऑनलाइन सिस्टम पे भी बहुत निगरानी रख रहे हैं देखने के लिए कि कोई ऐसे टिकट्स बुकिंग में सॉफ्टवेयर के माध्यम से कोई करता है तो उसमें टाउट्स के ऊपर भी कड़ी कार्रवाई और पैसेंजर को भी नुकसान होता है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि कोई दलालों के झांसे में ना आए, और उल्टे आपको कोई अप्रोच करे कि फलाने व्यक्ति ने कहा है कि मैं टिकट, या फलाने एजेंट ने कहा है मैं टिकट बुक कर सकता हूं, तो कृपया करके कंप्लेन करें। हमारी 138 कंप्लेन की नंबर है, उस पर कंप्लेन करें। व्यक्ति का नाम और नंबर बताएं जिसने भी ये कहा था, या हमें एक पत्र लिख के कंप्लेन करें, जिससे हम ये बीमारी से परमानेंटली देश को मुक्त कर सके इस प्रकार के गलत कामों से। आपने पूछा संबित जी के देश की जो उद्योग जगत है, देश की जो आर्थिक व्यवस्था है, स्वाभाविक रूप से एक ये जो 2 महीने का समय गुजरा है, इसमें कई सारी उद्योग की कंपनियां बंद हुई, उद्योग का काम चल नहीं पाया, फैक्ट्रियां बंद हुई और आर्थिक नुकसान स्वाभाविक रूप से हुआ। मुझे याद है एक दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसे ही मुझे कहा था कि जरा रिसर्च करो कि दुनिया में अलग अलग समय पे ऐसे स्वास्थ्य की समस्याएं आई हैं। 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू आया था, कई बार प्लेग आए हैं। इस प्रकार से जब जब स्वास्थ्य की या कोई और अन्य कारण से कोई बहुत बड़ी समस्या विश्व में आई हो, फैमिन आया, ऐसे में अलग अलग देशों ने किस प्रकार से रिस्पॉन्ड किया और उसका परिणाम क्या था, तो आपको जान के हैरानी होगी कि इसमें से जो ध्यान में आया कि जिन देशों ने लोगों के जीवन को संभाला, लोगों के जीवन को संभालने में अपना पूरा फोकस रखा, थोड़ी अर्थव्यवस्था पे नुकसान को सहन किया, वो जल्द पटड़ी पे वापस आए, उनकी अर्थव्यवस्था फिर से तेज गति से आगे बढ़ी, जो नुकसान हुआ उसको भी मेकअप कर पाई और आगे चल के एक प्रकार से प्रोस्पेरिटी की तरफ सफलतापूर्वक चल पाए। जिन देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था की ही चिंता की, वो दोनों तरफ से मार खा गए, जाने भी गंवाई
और अर्थव्यवस्था ऐसे समय में संभालने से कोई बहुत ज्यादा उन्होंने अपने देश की प्रगति बढ़ा ली हो, ऐसा नहीं हुआ। और मैं समझता हूं कि ये स्वाभाविक रूप से एक बड़ा समस्या का पीरियड रहा है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश को आह्वान किया है आत्मनिर्भर भारत का, जिस प्रकार से वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी ने 20 लाख करोड़ का माननीय प्रधानमंत्री जी के घोषणा किए हुए पैकेज की जानकारियां और उससे जुड़े हुए परिवर्तन, उससे जुड़े हुए ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेप्स देश के समक्ष रखे हैं, ये इस देश को और मजबूत बनाएंगे। देश के छोटे बड़े उद्योग जल्दी से इस समय से निकल के आगे ग्रो करेंगे, गुणवत्तापूर्वक अच्छा सामान देश में बने, बड़े पैमाने पे बने, देश की जरूरतों को पूरा करे, जो सरप्लस प्रोडक्शन है उसका निर्यात करके एक्सपोर्ट करके विश्व की जरूरतों को पूरा करे और देश आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने, देश एक प्रकार से एक विश्व शक्ति बने। ये जो कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखी है, इसमें मुझे पूरा विश्वास है। देश के हमारे छोटे बड़े सब उद्योग, सभी हमारे खुदरा व्यापार के जुड़े हुए भाई बहन, हमारे लघु उद्योग, हमारे जो आर्टिसंस हैं, हैंडीक्राफ्ट्स और केवीआईसी खादी और विलेज इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए लोग हैं, हम सब मिलके जब इसको दिल में अपने सहन में बिठा लें तो मुझे देश के 130 करोड़ की जनता और हमारे उद्यमी, हमारे उद्योजक, हमारे व्यापारी, सरकार, राज्य सरकारें सब मिलके इस भारत को बहुत तेजी से इस तकलीफ से भी निकाल पाएगी और तेजी से हम आगे प्रगति की ओर बढ़े। policies also and about the Atmanirbhar Bharat package as well. पीयूष जी, 2-3 बातें जो बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है मुझे दोबारा रिपीट करना चाहिए और एक फर्म वॉइस के साथ रिपीट करना चाहिए ताकि हमारे मजदूर भाई और गरीब खास करके सुन सके। रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने बिल्कुल सावधान रहने के लिए कहा है कि कोई भी मिडिलमैन, कोई भी दलाल, कोई भी टाउट, उससे सावधान रहना है जो आपको ठग करके, आपके पैसे को लूट करके आपको ये झांसा देता है कि वो टिकट बना देगा आपके लिए। बिल्कुल उससे सावधान रहना है और 138 पे कंप्लेंट करके रेलवे को सूचित भी करना है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति आता है या लिखित रूप से आप कंप्लेंट करें, पैनी निगाह के साथ। ये सरकार बिल्कुल अलग है, ये सरकार न खाएगी न खाने देगी और जो बिचौलिए हैं, बिचौलियों का दिन लद चुका है। ये पहले की सरकार नहीं है जहां मिडिलमैन और बिचौलिए महत्वपूर्ण थे, यहाँ डीबीटी के माध्यम से करोड़ों करोड़ रुपए लोगों के खाते तक पहुंच रहा है। पीयूष जी ने ये कहा है कि सावधान रहना है। नंबर 2 बात, पीयूष जी ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा है कि जो प्रधानमंत्री का सेंटिमेंट है, जान भी और जहान भी, दोनों को लेके चलना है। जान चले जाए मगर जहान बची रहे, ऐसा करने से भविष्य में देश नीचे जाएगा। और केवल जान की चिंता करे, जहान की चिंता ना करे तो ये इकोनॉमिकली घातक होगा। तो दोनों के बीच में बैलेंस बना के कैसे चलना है, यह देश कर रहा है और बखूबी कर रहा है। लोकल के लिए वोकल, इस विषय में भी पीयूष जी ने बताया। पीयूष जी, अब थोड़ा सा हम आखिरी की तरफ बढ़ रहे हैं। हम जानना चाहेंगे व्हाट आर दोस कमोडिटीज एंड व्हिच आर द सेक्टर्स इन द कॉमर्स फील्ड which the country would be focusing more on when the economic activities resume full swing. वो कौन सी ऐसी इकाइयां हैं जिस पर आप लोगों का खास ध्यान रहेगा और वो बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर बनेंगे आने वाले समय? पीयूष जी। समित जी, ये एक ऐसा विषय है जो माननीय प्रधानमंत्री जी कोविड के पहले से इस विषय के ऊपर काफी चिंता कर रहे थे कि ऐसी क्या वजह है कि भारत ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपनी अच्छी जो देश में बनने वाली वस्तुएं हैं वो भी आस्ते आस्ते भारत में विदेश से आने शुरू हो गए और हमने लगभग 6-8 महीने से इस पे काफी गंभीरता से काम किया, इस पे काफी अध्ययन किया, काफी इंडस्ट्रीज के साथ चर्चा करके आइडेंटिफाई किए कि ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो आगे चल के भारत को आत्मनिर्भर भी बनाएंगे और एक विश्व शक्ति भी बनाएंगे। और आपको जान के खुशी होगी कि ऐसे कई सेक्टर्स उभर रहे हैं जिसमें भारत की कंपेटिटिव एडवांटेज,
या हमारी कंपैरेटिव एडवांटेज दूसरे देशों के साथ जब हम उसको कंपेयर करते हैं तो कंपैरेटिवली भारत एक अच्छा प्रोडक्शन सेंटर बन सकता है। ऐसे कई वस्तु सामने आते हैं। ऐसे शुरुआत में हमने 12 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया, जो 12 सेक्टर्स में भारत एक प्रकार से आत्मनिर्भर तो बनेगा ही, लेकिन एक विश्व का सप्लायर बन सकता है, विश्व की सप्लाई चेन्स में एक अहम भूमिका बना सकता है। उन 12 सेक्टर्स की अगर मैं आपको बताऊं तो फूड प्रोसेसिंग, भारत में आज हम फूड सिक्योर है। भारत में आज जो अनाज हमारे किसान बनाते हैं, आज जो फल फूल, जिस प्रकार से हॉर्टिकल्चर में प्रगति हुई है, जिस प्रकार से फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, इन सब चीजों में प्रगति हुई है। फूड प्रोसेसिंग ऐसा सेक्टर है कि हम गुणवत्ता के साथ अच्छा ब्रांडेड पैकेज फूड देश में भी और पूरे विश्व में उपलब्ध करा सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर जुड़ा हुआ एक देखें तो मैं समझता हूं कि जो हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग के माध्यम से निकला हुआ प्रोड्यूस होता है, उसके भी आज विश्व में बहुत बड़ी डिमांड है। तो अगर हमारे किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाते हैं, अगर हमारे किसान मेज कॉर्न और ज्यादा बनाते हैं, जिससे लोगों की खाद्य सुरक्षा भी होगी, खान पान की सुरक्षा भी होगी, पर हम इथेनॉल भी बना सकेंगे और इथेनॉल बना के आगे चल के ऑयल को रिप्लेस कर सकेंगे, क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम करेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। ऐसे ही लोहा, आज हम 100 मिलियन टन लोहा स्टील के प्रोडक्ट्स देश में बनाते हैं। क्यों ना हम कोशिश करें ये 300 मिलियन टन, 3 गुना इसको करने के लिए आगे बढ़े, हाई क्वालिटी स्टील्स भारत में बने। और इसी के साथ जुड़ी हुई है एल्यूमिनियम और कॉपर इंडस्ट्री। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत के साथ जो नई नई रिफॉर्म की अनाउंसमेंट्स किए हैं, उसमें माइनिंग सेक्टर को बड़े पैमाने पे खोला है। इससे कोयला, बॉक्साइट, कॉपर, इस सब के जो रॉ मटेरियल्स है, ये एल्यूमिना, ये सब हम भारत में बड़े मात्रा में माइनिंग कर सके, एक्सप्लोर, प्रोस्पेक्टिंग और माइनिंग कर सके, जिससे आत्मनिर्भर बने और निर्यात भी कर सके। तो दूसरा है स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर। तीसरा एग्रोकेमिकल्स और इसी से जुड़ा हुआ फार्मास्यूटिकल और एपीआई, जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, दवाइयां बनाने में जो रॉ मटेरियल लगता है। तो एग्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, एपीआई, ये एक इतना विशाल सेक्टर है कि आज जो भारत में प्रोडक्शन होता है, इसको हम 50 गुना भी बढ़ा दें तो भी विश्व में उसकी खपत हो सकती है 50 गुना। तो इन सेक्टर्स पे हम बल देंगे। इसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, पहले तो लगभग सभी कुछ विदेश से आयात होता था। माननीय रविशंकर प्रसाद जी और उनके मिनिस्ट्री ने माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष जब प्लान्स रखे, तो आप जानते हैं कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत ने तेज गति से गत 5-6 वर्षों में प्रगति की है। मोबाइल बनाना, उसके पार्ट्स बनाना, आस्ते आस्ते बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना, अन्य अन्य नई चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स में हम स्टडी कर रहे हैं। सेट टॉप बॉक्सेस, हम सबके घर पे सेट टॉप बॉक्स है, क्यों ना भारत में बने। ये EPABX फोन सिस्टम्स क्यों ना भारत में बने। सोलर पावर के सिस्टम्स क्यों ना भारत में बने। तो एक पूरा इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड की जो इलेक्ट्रॉनिक जगत जो है, नेटवर्क प्रोडक्ट्स जो नेटवर्क्स में लगते हैं, टेलीकॉम नेटवर्क्स में, वो भारत में बने। ये एक पूरा सेक्टर हमने स्टडी किया। ऐसे ही इंडस्ट्रियल मशीनरी, काफी इंडस्ट्रियल मशीनरी है जो विदेश से आने लगी, सस्ती आने लगी और भारत के मार्केट को फ्लड करके भारत के उद्योग को लगभग खत्म कर दिया। तो हम चाहते हैं कि भारत की कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री फिर एक बार खड़ी हो। हम विदेश से वही मशीन लाए जिसकी टेक्नोलॉजी भारत में नहीं है, जिसको भारत में नहीं बना सकते। उसके लिए भी प्रयत्न करें कि अगले 3-4 साल में वो भी भारत में बने। और हम कोई रोक नहीं रहे, हम कोई विदेशी सामान को रोक नहीं रहे, हम कंपेटिटिव कैसे बने, गुणवत्ता, हमारी क्वालिटी कैसे अच्छी, उस पर बल दे रहे। हम आत्मनिर्भर बनना चाह रहे हैं, हम किसी के मोहताज नहीं रहना चाहते।
कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्रियल मशीनरी यहाँ बने। इसी प्रकार से फर्नीचर बहुत बड़ा मार्केट है, विश्व की फर्नीचर मार्केट जब मैंने स्टडी की तो लगभग 20 लाख करोड़ की मार्केट है, 20 लाख करोड़। क्या भारत उसमें से 3-4 लाख करोड़ का माल नहीं बना सकता? और अगर 3-4 लाख करोड़ का फर्नीचर भारत में बनने लगे अच्छी क्वालिटी का बड़े पैमाने पे, तो आप सोचिए कितने कारपेंटर्स को देश में हम काम दे पाएंगे। मैं समझता हूँ 20-25 लाख लोगों को रोजगार या काम करने का अवसर मिल जाएगा सिर्फ एक फर्नीचर बना के। इसी प्रकार से लेदर और साथ में जूते, लेदर के तो कई प्रोडक्ट्स होते हैं, बैग्स होते हैं, अपॉल्स्ट्री होती है, जूते होते हैं, पर जूते अलग अलग प्रकार के, लेदर के हों, हमारी कोल्हापुरी चप्पल हो, जो स्पोर्ट्स शूज होते हैं, क्या ये भी हमें विदेशों पे निर्भर रहना पड़ेगा? क्या ये भारत में नहीं बन सकता है? उसके ऊपर एक पूरी टीम काम कर रही है। ऐसे ही ऑटो पार्ट्स, ऑटोमोबाइल में तो भारत आज एक विश्व शक्ति बन गया। उसके पीछे जो वैल्यू चेन है, सप्लाई चेन, ऑटो पार्ट्स भी भारत में बड़े रूप में बने, भारत में उसकी टेक्नोलॉजी डेवलप हो या विदेश से टेक्नोलॉजी लाके हम यहाँ बनाए। मैं कैसे छोड़ सकता हूँ टेक्सटाइल्स, इतना बड़ा सेक्टर, और हमारे आज एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हमारी पहचान विश्व भर में, टेक्सटाइल्स हो, खादी हो, कॉटन टेक्सटाइल्स हो। अब एक नया फोकस एरिया है मैनमेड टेक्सटाइल्स या टेक्निकल टेक्सटाइल्स। माननीय स्मृति ईरानी जी इस पे बहुत अहम भूमिका कर रही है। आप तो जानते हैं सब के कहां चंद हजार पीपीईज भारत में बनते थे, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, जो आप डॉक्टर्स और नर्सेस को टीवी पे देखते हैं पहने हुए, वो आज लगभग 3 लाख हर रोज भारत में बनते हैं। 3 लाख हमारी रेलवे तक ने बनाना शुरू कर दिया। आगे चल के ये भी एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का सेक्टर बन जाएगा, जिसमें पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, मास्क, सैनिटाइजर्स, जो सैनिटाइजर्स आजकल बड़े रूप में विश्व में इस्तेमाल हो रहे हैं, वेंटिलेटर्स, ये सब चीजें हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे आगे की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रोडक्ट्स को हम फोकस्ड वे में स्टडी करके देश को कैसे मजबूत बनाना, आत्मनिर्भर यानी हमारी रिक्वायरमेंट्स सही दाम पे, कंपेटिटिव दाम पे भारत में बने मिले, और जो चीज हम नहीं बना सकते, स्वाभाविक है कि कंपेटिटिव ना हो सकता है कुछ चीजें हमें बाहर से भी लानी पड़े। तो आत्मनिर्भर भारत कोई एक्सक्लूसिव नहीं है कि हम भाई पूरे विश्व से अलग थलग नहीं पड़ रहे, हम विश्व के साथ जुड़ रहे। विश्व में जो अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य होता है उसमें भारत का रोल, भारत की भूमिका और भारत का शेयर, जो उसमें हमारा हिस्सा है, उसको बढ़ाने का काम। बहुत धन्यवाद पीयूष जी, आपने बड़े विस्तार से जो आत्मनिर्भर भारत की जो 12 सेक्टर्स को समझाया कि जिन 12 सेक्टर्स पर हमें ध्यान देना है और देंगे आप लोग भविष्य में, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव। वैसे पीयूष जी, ये आत्मनिर्भर भारत की जो आज प्रधानमंत्री जी ने एक विजन दिखाया है, कितनी अच्छी बात है। आप देखिए, वर्षों से हम आत्मविस्मृति में थे, हम भूल चुके थे कि हम क्या हैं, हमारी क्या शक्तियां हैं, हिंदुस्तान क्या चीज थी। उस आत्मविस्मृति से और आत्मग्लानि से आज आत्मनिर्भरता की ओर हम बढ़ रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और प्रधानमंत्री डिजर्व्स अ ह्यूज कुडोज एंड कांग्रेचुलेशन फॉर दैट। बट पीयूष जी, इससे पहले कि मैं जानता हूं आप बहुत व्यस्त हैं, बहुत व्यस्तता के साथ अभी पूरी रेलवे और वाणिज्य विभाग को आपको संभालना भी है। मैं आखिरी में, आप अगर बुरा ना माने तो आपके अपने राज्य के बारे में 2 सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि पीयूष जी आज महाराष्ट्र में, देखिए महाराष्ट्र एज अ फाइनेंशियल कैपिटल, मुंबई एक फाइनेंशियल कैपिटल है भारतवर्ष की, और हम सब महाराष्ट्र को बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं महाराष्ट्र से, मुंबई से खास करके। और जब मुंबई तड़प रही होती है और महाराष्ट्र को दर्द हो रहा होता है, तो दर्द हम सबको होता है। आज क्या कारण है कि महाराष्ट्र में लगभग भारत के 40% केसेस महाराष्ट्र से आ रहे हैं? कहीं ना कहीं हमने कई हॉस्पिटल्स के हमने वीडियो देखे जो बहुत ही दिल दहलाने वाले थे, खास करके साइन हॉस्पिटल में डेड बॉडीज ओवरफ्लो कर रहे थे, उनके लिए किसी प्रकार का प्रोटोकॉल नहीं बनाया था। आपको क्या लगता है, व्हाट इज फेलिंग इन महाराष्ट्र? क्या गड़बड़ी हो रही है महाराष्ट्र? संबित जी, कोई भी ऐसे जब बड़ी समस्या आती है, तो अगर सबसे बड़ा
कोई विषय इंपॉर्टेंट होता है, जो सबसे अहम भूमिका ऐसी लड़ाई में लड़ने की होती है, वो जनरल की होती है, जो सीमा पे लीडर आगे खड़ा है और ही इज लीडिंग द आर्मी फ्रॉम द फ्रंट। और मैं समझता हूँ लीडरशिप डिफाइन करती है सक्सेस और फेलियर। जब कोई भी, आप कोई युद्ध देख लीजिए, आप कोई विश्व में कोई देश ने बड़ी प्रगति की हो ऐसा देख लीजिए, आप भारत की आज की लड़ाई देख लीजिए, कोविड की, इस सब में आपने अगर देखा तो जो सबसे अहम भूमिका होती है वो लीडर की होती है। और मैं समझता हूँ जब देश को पूरा संभालने में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लीडरशिप दिखाई, वो लीडरशिप जिस स्टेट में, जिस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिस गांव ने उस विजन को, जो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी जो निर्देश देते गए, जो स्वास्थ्य मंत्री ने प्रोटोकॉल्स बनाए, उसको जिसने अपनाया, जिसने अच्छी काम करी, जैसे मैंने कहा योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री यूपी, उन्होंने 10 से मस नहीं किया। जो हेल्थ का प्रोटोकॉल गया, जो होम मिनिस्ट्री गाइडलाइन रही, उसको पूर्णतः अक्षर लास्ट वर्ड तक उसको फॉलो किया। लेकिन कुछ राज्यों में शायद उसमें कमी पड़ गई, और मैं समझता हूं अभी भी देर नहीं हुई है। अगर लीडरशिप लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, अगर लीडरशिप सामने आके एक एक विषय की गंभीरता से देखे, एक एक विषय के ऊपर चिंता करे, एक एक विषय के ऊपर निर्णय तेजी से ले, कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ समस्या है, उस पर सोच समझी हुई नीतियों को अपनाए, तो मैं समझता हूं अभी भी महाराष्ट्र की स्थिति सुधर सकती है। शायद वहां पे जरूरत है कि वहां की आज की लीडरशिप और लोगों को इन्वॉल्व करे, एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करे। हमारी विपक्षी पार्टी ने भी पूरी सहयोग का कमिटमेंट दिया। कोई राजनीति किसी प्रकार से कोई नहीं करना चाहते। मेरा तो होम स्टेट है, लगातार दिन में 6-8 बार मैं चर्चा करता हूँ वहां के जो नोडल ऑफिसर है उनसे स्वयं, टू मेक श्योर कि उनको गाड़ियां मिले, उनके प्रवासी भारत लोगों को, मजदूरों को भेजा जा सके। लेकिन ये आप सोचिए ये क्यों ऐसा हुआ कि सबसे ज्यादा जब भी स्टेशन पे आपने भीड़ देखी तो मुंबई में क्यों हुई? ऐसा क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा लोग मुंबई और उसके आसपास से चल के निकलने लगे? ये क्या मजबूरी थी? क्या जो लोग वहां प्रवासी मजदूर थे उनके कैंप में सुविधा कम पड़ गई, या वो ओवरवेल्म हो गए, संभाल नहीं पाए उसको? मुझे लगता है थोड़ा बहुत और मिलजुल के अगर वहां पे निर्णय की प्रक्रिया को सुधारा जाए, थोड़ी लीडरशिप और मजबूती से इस लड़ाई का सामना करे, अधिकारी इसमें और ज्यादा अच्छी तरीके से इसको रोकने पे काम करे, पॉलिटिकल लीडरशिप सबको साथ में लेके सॉल्यूशंस की तरफ काम करे, तो महाराष्ट्र की स्थिति भी ठीक दुरुस्त हो सकती है। पर चिंता का विषय जरूर है और हम सबको आपकी तरह उतनी ही चिंता है। धन्यवाद पीयूष जी, आपने महाराष्ट्र की चिंता की। वो आपकी एक तरह से मातृ राज्य भी है और हम सब महाराष्ट्र को लेकर चिंतित हैं। और बिल्कुल सही कहा आपने, वहाँ लीडरशिप को मिलजुल के काम करने की आवश्यकता है। मगर एक शंका तो हर किसी के मन में आ रहा है, जो हम परिस्थिति महाराष्ट्र की जमीन पर देख रहे हैं, जो 3 पॉलिटिकल पार्टीज मिलके आज लीडरशिप देने के प्रयास कर रहे हैं, क्या वो एक दूसरे से मिले हुए हैं? पहले तो मुझे लगता है कि सामंजस्य की कमी आपस में ही उनकी है। बहरहाल ईश्वर उनके ऊपर अवश्य कृपा करे, अच्छे नेतृत्व को प्रदान करे। और जिस प्रकार मोदी जी बहुत सारी ऊर्जा लगाकर देश को सुरक्षित रख रहे हैं, ठीक उसी प्रकार मोदी जी से सीखते हुए महाराष्ट्र की सरकार भी आगे बढ़े। पीयूष जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने बहुत समय निकाला और आपने रेलवे के विषय को, वाणिज्य के विषय को और महाराष्ट्र के विषय को भी स्पर्श करते हुए करोड़ों कार्यकर्ताओं को इस विषय को समझाया। और मैं जानता हूं केवल हमारे ही कार्यकर्ता नहीं, इस महत्वपूर्ण वार्तालाप को विपक्षी भी सुन रहे होंगे, ममता जी भी सुन रही होंगी, राज्य भी सुन रहे होंगे और कांग्रेस पार्टी भी सुन रही होगी, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण वार्तालाप था। और मैं टीवी देख रहा हूं सामने, आपने जो बातें कही उनमें से कई चीज ब्रेकिंग न्यूज के रूप में चला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आप इसी तरह मेहनत से काम करते रहें और देश को सुरक्षित रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संबित जी, नमस्कार।
और आपको, आपके परिवार को और सभी हमारे मित्र जो जुड़े हैं इसको फेसबुक चैट पे, सभी को मेरी शुभकामनाएं। आप सब अपने तबीयत का भी ध्यान रखें, अपने आसपास लोगों की मदद करें, कोई तकलीफ में हो उसको पूरी तरीके से मिलजुल कर हमें इस लड़ाई से, इस बीमारी से लड़ना है और एक दूसरे की सहायता करते रहना है। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेटेस्ट बातम्यांच्या अपडेटकरिता सबस्क्राईब करा पोलीस डायरी न्यूजला आणि बेल आयकॉनला दाबायला विसरू नका। बघत राहा पोलीस डायरी न्यूज। धन्यवाद।